हे अंकित दिस साइड। तो ये है हमारा नेक्स्ट वीडियो मुस्लिम पर्सनल लॉ का। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ और स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ जो है हम वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को और सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में सारा बात जानते हैं। तो सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ बेसिकली जो सोर्स है मुस्लिम लॉ का वो दो हिस्सों में कैटेगराइज्ड है। एक है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी प्राइमरी का एक्चुअली मीनिंग होता है बेस, मतलब बेसिक सोर्स। वह एक ऐसा सोर्स जो कि बेस हो, एक फाउंडेशन हो। तो प्राइमरी सोर्स एक ऐसा सोर्स था जिसको सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा जो लास्ट प्रॉफिट बने, मतलब जो बेसिकली जिनके बाद कोई प्रॉफिट नहीं बना और जिनको सबसे ज्यादा पायस माना जाता है मुस्लिम लॉ में, इन्होंने ही डायरेक्ट किया था इस सोर्स को। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बेसिकली पूरा पूरी इसी पे बेस्ड है। अब सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? तो सेकेंडरी सोर्स ऐसा सोर्स होता है जब प्राइमरी सोर्स को मॉडिफाइड कर दिया गया, मतलब प्राइमरी सोर्स में छेड़छाड़ करके कुछ सुधारा गया, कुछ ऐड किया गया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया, तो वो बनता है सेकेंडरी सोर्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राइमरी सोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है और सेकेंडरी सोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो प्राइमरी सोर्स में सबसे पहला बात किया जाता है कुरान का, फिर बात किया जाता है सुन्ना या हदीस का, फिर बात किया जाता है इजमा का और फिर लास्टली कियास। सेकेंडरी सोर्स बात करता है कस्टम का, जुडिशियल डिसीजन का, लेजिस्लेशन का, इक्विटी, जस्टिस और कोसाइंस का। अब बात करते हैं कुरान का। कुरान क्या था? तो कुरान बेसिकली एक बुक है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने सारा रिलीवेशंस लिखा है जो उन्हें गॉड के द्वारा किया गया था और बाय द मैसेंजर नोन एज गब्रियाल। ठीक है, तो वो सारा रिलीवेशन जो गॉड को मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद ने किया था गब्रियाल के थ्रू, वो सारा चीज क्या किया गया है? कुरान में लिखा गया है। बेसिकली ये डायरेक्ट वर्ड है फ्रॉम गॉड। गॉड के द्वारा डायरेक्ट चीज जो बोला गया वो डायरेक्टली इसमें लिखा गया है। और जो वर्ड्स मक्का में लिखे थे प्रॉफिट मोहम्मद, उसमें क्या था? फिलोसफिकल और थियोलॉजिकल इश्यूज का बात किया गया था। और जितना वर्ड्स मदीना में लिखा था उन्होंने, वो सारा वर्ड्स जो है सोशियो इकोनॉमिक लॉज का बात कर रहा था। ठीक है, तो जब तक प्रॉफिट मोहम्मद जिंदा थे तो इसको प्रिजर्व करके रखा गया और उनके डेथ के बाद क्या कर दिया गया? इसको कंपाइल्ड कर दिया गया था। और बेसिकली कुरान जो है पूरा इंटायर लीगल कोड नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिलोसफिकल और थियोलॉजिकल इश्यूज की भी बात की गई है। सिर्फ लॉज के बारे में या लीगल कोड के बारे में नहीं बात किया गया है। दूसरा मेन सोर्स है प्राइमरी चीज का, वो है सुन्ना या हदीस। सुन्ना या हदीस क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कुरान में ऑलरेडी मेंशन है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने एक एक बात, एक एक चीज कुरान में लिखी और उसमें ये भी बताया है कि आपको उस कुरान को फॉलो करना है या प्रॉफिट मोहम्मद की जो भी प्रैक्टिस रही है, बिहेवियर रही है, उसको मानना पड़ेगा। तो ये एक ट्रेडिशन और कस्टम जो भी प्रॉफिट के द्वारा माना गया वही सुन्ना और हदीस कहा जाता है। और ट्रेडिशन और कस्टम प्रॉफिट मानते थे जो कि लोगों को मानना पड़ेगा। वो सारा प्रैक्टिस, ट्रेडिशन या प्रेसिडेंट जो प्रॉफिट मानते थे वो सारा चीज सुन्ना या हदीस में लिखा है। और ये कहा जाता है कि जब कुरान जो है गाइडेंस देने से, मतलब कुरान में अगर जो चीज़ नहीं लिखा गया है तो सिर्फ हम लोग अटरेंस या एक्शन अगर देखें प्रॉफिट का, तो वो अथॉरिटेटिव सोर्स बन जाएगा किसी भी चीज़ का। मान लो कोई चीज़ कुरान में नहीं मेंशन है, लेकिन प्रॉफिट के अगर अटरेंस और बिहेवियर को देखा जाए तो वो क्या होता है, उसी से हम लोग उसका मतलब बेसिक निकाल सकते हैं और वो अथॉरिटेटिव सोर्स बन जाता है। ठीक है, और जो भी प्रेसिडेंट जो है प्रॉफिट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया उसको कहते हैं हदीस। और उसका जब लीगल डिडक्शन किया गया, उसको और भी एक्सपेंडेड रूप में अच्छे से समझा गया, तो उसको कहते हैं सुन्ना। ठीक है, और इस बेसिकली सुन्ना या हदीस में यही है कि एक्ट से, यूट्रेंस से या बिहेवियर से हम लोग प्रॉफिट का बहुत सारे चीज सीख सकते हैं, जान सकते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ सुन्नाज होते हैं। सबसे पहला है सुन्नतुल क्वाल। जो भी वर्ड प्रॉफिट के द्वारा कहा गया है वो सब हम लोग के लिए क्या है, मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ में वो सब मुस्लिम कोड के लिए क्या है, वो सेइंग्स उनका पायस है। उनके सेइंग्स से भी हम लोग जान सकते हैं जो जो उन्होंने कहा उसका पालन करना होगा। सुन्नतुल फेल मतलब कंडक्ट ऑफ प्रॉफिट, जो से भी वो बिहेवियर करते थे वो सारा चीज़ों का हम लोग को भी पालन करना होगा। और सुन्नतुल ताहिर, जिस जिस मैटर पे प्रॉफिट जो थे वो चुप्पी साधे, साइलेंस रहे, वो सब क्या था, वो मतलब इम्प्लाइड वो क्या किए हैं उस पर एग्री कर गए, इम्प्लाइड एग्री किए हैं, एक्सप्रेसली नहीं बट इम्प्लाइडली उस पर क्या हुए हैं, एग्री हुए हैं। जिस जिस चीज़ों पे वो चुप थे तो उस पर वो इम्प्लाइडली एग्री हुए हैं। ये सुन्नतुल ताहिर कहता है।
अब आते हैं इज्मा। इज्मा क्या है? तो इज्मा बेसिकली कॉन्सेंस। ये क्या होता है? तो जब कुरान या सुन्ना जो थे किसी एक पर्टिकुलर चीज पे साइलेंट है या वो पर्टिकुलर चीज बता नहीं पाए, तब क्या करेंगे? जूरिस्ट जो थे अपना अनएनिमस ओपिनियन देंगे, और वो जूरिस्ट क्या कहलाएंगे? मुजताहिद्स क्या कहलाएंगे? जूरिस्ट मुजताहिद्स। और जहां जहां कुरान और सुन्ना साइलेंट रहा वहां जूरिस्ट का ओपिनियन चलेगा, मुजताहिद्स का ओपिनियन चलेगा। और तीन तरह के इज्मा होंगे, एक जो कंपेनियन इज्मा कंपेनियन, एक होता है जूरिस्ट और एक होता है मासेस। कंपेनियन का मतलब जो भी प्रॉफिट के कंपेनियन ने जूरिस्ट बन के जो जो चीज कहा वो हो गया इज्मा कंपेनियन। जूरिस्ट जो मुजाहिदीस ने जो भी चीज कहा, मुस्ताहिद्स ने जो भी कहा, वो सब जूरिस्ट में आ जाएगा। और मासेस जो कंपेनियन या जूरिस्ट ने नहीं कहा और आम लोगों ने मिल के उससे डिडक्ट किया, तो उसको इज्मा ऑफ मासेस कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कियास क्या होता है? तो कियास का मतलब होता है टू स्टैब्लिश एनालॉगी। इसका मतलब होता है अरेबिक मतलब मेजरमेंट, एक चीज को कंपेयर करना सर्टेन स्टैंडर्ड से। बेसिकली ये क्या है? तो ये जो एग्जिस्टिंग लॉ थी जो कुरान वगैरह में ये समय में लिखी हुई थी, तो इसको डिडक्ट करके और उसका एक्सपेंडेड रूप देना ही कियास होता था। इस्टेब्लिश करना उसमें एनालॉगी ही कियास होता था। और इसका मतलब था टू नॉट टू मेक लॉ बट टू डिस्कवर इट फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉ। तो बहुत सारी बातें कुरान में की गई है, उसको और भी अच्छे से इंटरप्रेट करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना ही क्या था? कियास था। और ये भी एक सोर्स था। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है मुस्लिम का? तो जब प्राइमरी को मॉडिफाइड किया गया तो वो क्या बन गया? फर्दर सेकेंडरी सोर्स बना, जिसमें सबसे पहला आता है कस्टम। तो इमर्जेंस ऑफ इस्लाम से पहले जो सोशल लाइफ या रिलीजन या मोरालिटी था अरेबिया में, वो बेसिकली किसके द्वारा रिगार्ड किया जाता था? तो कस्टम के द्वारा रिगार्ड किया जाता था। आफ्टर मुस्लिम लॉ कस्टम जो था यूज पे थोड़ा कम हुआ, बट ऐसा भी नहीं था कि प्रॉफिट उसको पूरी पूरी रिवील्ड कर दिए या पूरे तौर पे हटा दिए। उन्होंने कभी भी कस्टम को पूरे तौर से नहीं हटाया। ले और फिर क्या हुआ? शरीयत एक्ट 1937 के आने के बाद जो कस्टम था वो मतलब पूरा एप्लीकेबल कर दिया गया, और बोला गया कि जो जो मैटर जो है, जो कि सेक्शन 2 में एडॉप्शन या विल या लिगेसी, सेक्शन 2 शरीयत एक्ट 1937 में वो जो जो मैटर नहीं आएंगे, जैसे एडॉप्शन हो गया, विल हो गया, लिगेसी हो गया, इन सब में क्या लगेगा? इन सब में कस्टम जो है वो अप्लाई होगा। अब आते हैं जुडिशियल डिसीजन। तो सेकेंडरी सोर्स में एक नेक्स्ट सोर्स था जुडिशियल डिसीजन, जिसमें पॉइंट ऑफ लॉ जो कहीं नहीं डिस्कस किया गया, जहां पे कंट्रोवर्सी हो रही है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा? अपना डिसीजन देगा, अपना जुडिशियल प्रेसिडेंट देगा, जुडिशियल डिसीजन देगा और क्या करेगा? उस पर फैसला देगा। जब कोई भी क्लियर टेक्स्ट जो है मुस्लिम लॉ का जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्साइंस पे नहीं बात कर रहा है, तो इसमें एक केस लॉ था जो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, जिसको कहते हैं शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ट्रिपल तलाक को क्या कहा गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। अब बात करते हैं लेजिस्लेशन का। तो लेजिस्लेशन में क्या है? ये भी एक सोर्स है जो कि किसके द्वारा पास किया गया? पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। और ये क्या करता है? मुस्लिम लॉ को मॉडिफाई करता है अकॉर्डिंग टू नीड। मुस्लिम लॉ का और भी रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ना है तो मेरे चैनल पे जाके और सारे टॉपिक्स को आप कवर अप कर सकते हैं, जैसे विल हो गया, गिफ्ट हो गया, निकाह हो गया, ये सारे चीज, टाइप्स ऑफ मैरिज हो गया, ये सारे चीज को कवर कर सकते हैं। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बताइए कि और कौन कौन सा टॉपिक मुझे कवर अप करना चाहिए। थैंक यू।